आइए आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द टू स्पीसीज NO3 माइनस एंड H3O प्लस आर डिस्क्राइब्ड बिलो विच वन ऑफ देम इज करेक्ट। तो कह रहा है कि दो यौगिक है NO3 माइनस और H3O, इनके बारे में चार विकल्प में लिखा गया है। तो कह रहा है इनके बारे में जो लिखा गया है इन चारों विकल्पों में से किसमें सही लिखा गया है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जैसा कि आंसर इसमें दिया गया है तो पहला आंसर करेक्ट है। कह रहा है डिसिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल आइटम विद डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब ये है कि NO3 माइनस और H3O प्लस दोनों का हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण भी अलग है और इनका जो स्ट्रक्चर है यानी संरचना है वो भी अलग है। तो इन दोनों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 61 नंबर में एक एक का हम लोग संकरण निकालेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एट द सेंट्रल आइटम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एट द सेंट्रल आइटम, सेंट्रल आइटम पे अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो फार्मूला होता है नंबर ऑफ आइटम बॉन्डेड टू इट, कितने परमाणु केंद्रीय परमाणु से बंधे हुए हैं, प्लस 1/2 ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल आइटम। सेंट्रल आइटम का ग्रुप नंबर क्या है यानी आवर्त सारणी में वर्ग संख्या क्या है, माइनस वैलेंसी ऑफ द सेंट्रल आइटम यानी केंद्रीय परमाणु की संयोजकता कितनी है, प्लस माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द यूनिट ऑफ चार्जेस। और इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे उन इलेक्ट्रॉनों को जिनको करा इक्वल टू द यूनिट ऑफ चार्जेस, जो आवेश के बराबर है। अगर ऋण आवेश है तो जोड़ेंगे, धन आवेश है तो घटाएंगे, ये कहने का मतलब है। तो अब देखिए अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एट द सेंट्रल आइटम इन NO3 माइनस में निकालें तो इसमें निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि नंबर ऑफ आइटम बॉन्डेड टू इट। तो केंद्रीय परमाणु हमारा N है और O हमारा ये टर्मिनल में होंगे, बाहर होंगे। तो केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए कितने परमाणु हैं, कह रहा है नंबर ऑफ आइटम बॉन्डेड टू इट 3 है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं तो 3 लिख दिया, प्लस 1/2 है तो 1/2 कर दिया। फिर कह रहा है ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल आइटम, नाइट्रोजन किस ग्रुप में आता है आवर्त सारणी में, तो 5वें में आता है तो 5 लिख दिया, माइनस कह रहा है वैलेंसी ऑफ द सेंट्रल आइटम। तो यहाँ पर देखिए वैलेंसी ऑफ द सेंट्रल आइटम कह रहा है, तो वैलेंसी मतलब संयोजकता। तो ऑक्सीजन 3 जुड़े हुए हैं और एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है क्योंकि ये 6वें वर्ग में है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो इसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, तो 2 वैलेंसी शो करता है। तो नाइट्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन के लिए 2 तो 3 के लिए 6 वैलेंसी होगी नाइट्रोजन की, तो 6 लिख दिया। एक निगेटिव चार्ज है तो हमने बताया प्लस माइनस लिखा है, तो निगेटिव वाले को जोड़ेंगे और पॉजिटिव वाले को घटाएंगे। तो निगेटिव है तो उसको जोड़ दिया, तो 5 में -6 घटा तो -1 आ गया, तो -1 और +1 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया। 3 बचा तो 3 आ गया। 3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, पीछे हम बता चुके हैं। अब इसी प्रकार से हम अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एट द सेंट्रल आइटम इन H3O प्लस की बात करें तो सबसे पहले फार्मूला क्या कहता है कि नंबर ऑफ आइटम्स बॉन्डेड टू इट। तो नंबर ऑफ आइटम बॉन्डेड टू इट कितने हैं, ऑक्सीजन हमारा केंद्रीय परमाणु, इससे 3 हाइड्रोजन के परमाणु बंधे हुए हैं तो 3 हो गया, प्लस 1/2। अब कह रहा है कि वैलेंसी ऑफ द सेंट्रल आइटम, केंद्रीय परमाणु की वैलेंसी कितना है, कितनी संयोजकता है, तो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं
और तीनों एकल आबंध से जुड़ेंगे तो वैलेंसी 3 हो जाएगी। और एक धन चार्ज है तो धन वाले को घटाना है, ऋण वाले को जोड़ना था, तो इसको घटा देंगे। तो ये हमारा 4 हो गया, 4 में 6 में 4 गए 2, 2 से 2 कटेगा 1 हो जाएगा, तो 3 1 4 होगा। 4 है, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो जाहिर सी बात है कि NO3 माइनस और H3O प्लस दोनों का जो संकरण है वो अलग अलग है। NO3 माइनस में sp2 है और H3O प्लस में sp3 है, तो इनके संकरण जो है अलग अलग है। अब देखिए इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि इनके जो संकरण है वो अलग अलग है, यानी डिसिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल आइटम विद डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब देखिए संरचना की बात करें तो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक sp3, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, तो संरचनाएं भी अलग अलग होंगी। वैसे इसमें एक निगेटिव चार्ज है, इसमें एक पॉजिटिव है। तो जायज बात है कि इसमें निगेटिव है, इतने लोन पेयर जो होंगे वो दबाएंगे तो इसके कोण कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि प्लस है तो इसमें नहीं होगा। तो आकृतियां भी इनकी भिन्न भिन्न होंगी। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आयंस BF3NO2 माइनस NH2 माइनस एंड H2O द सेंट्रल आइटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये 4 हमको यौगिक दिए गए हैं। कह रहा है इनमें से किसके सेंट्रल आइटम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी sp2 संकरण शो करता है। इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बार बार निकाला नहीं है, कई बार हमने निकाल के बता दिया है आपको, अपना प्रयास करिए। तो BF3 में sp2 होगा, NO2 माइनस में sp2 होगा, NH2 माइनस में sp3 होगा, H2O में sp3 होगा। तो 62 का C ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो इसमें जो है BF3 तथा NO2 माइनस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो 62 का C विकल्प हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू स्पीसीज आर आइसोस्ट्रक्चरल, सम संरचनात्मक है, यानी जो विकल्प 4 दिए गए इनमें से एक विकल्प ऐसा है कि इन दोनों यौगिकों की संरचनाएं समान है। तो इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 63 का C ऑप्शन करेक्ट है, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Br इन BrO3 माइनस कई बार हम निकाल के बता चुके हैं। तो यहाँ निकालना बताया कि हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू 1/2 जो केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु की संयोजकता कितनी है या किस वर्ग में है। तो इसमें अगर हम बनाएंगे तो BrO3 माइनस में केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा, तो Br होगा। तो Br 7वें वर्ग में है तो 7 लिख दिया, प्लस मोनोवायलेंट यानी एक संयोजकता से जुड़ा हुआ कितने परमाणु है, कोई नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन में तो होती है, तो 0 लिख दिया। माइनस कितने धन चार्ज हैं, कोई नहीं है तो 0 लिख दिया। प्लस कितने ऋण चार्ज है, 1 है तो +1 लिख दिया। इसको सॉल्व किया तो आ गया 4 है, तो इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो sp3 संकरण हो गया BrO3 माइनस का। अब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Xc इन XcO3 में, तो इसमें देखें तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू 1/2 Xc 8वें वर्ग में है तो 8 लिख दिया, प्लस कोई भी मोनोवायलेंट यानी एक संयोजकता शो करने वाला परमाणु Xc से नहीं जुड़ा है, वो जो है 2 संयोजकता शो करता है, तो इसके लिए इसको जगह 0 लिख दिए। माइनस कोई भी ऋण नहीं है, धन नहीं है तो 0 लिख दिए, कोई भी ऋण नहीं है तो 0 लिख दिए। तो ये आ गया 4, तो इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसका मतलब BrO3 माइनस और XeO3 दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया।
अब देखिए इन बोथ Br03 माइनस एंड XeO3 द सेंट्रल आइटम इज sp3 हाइब्रिडाइज, दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है एंड कंटेन्स वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और देखिए यहाँ पर क्या है कि 8 है संयोजकता, 3 डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। इसमें देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, तो 6 बंध बना लेंगे तो एक बचेगा और एक निगेटिव है, तो इसका मतलब इसमें भी एक लोन पेयर बचेगा क्योंकि ऋणात्मक जो है एक इलेक्ट्रॉन वो लोन पेयर के रूप में रहेगा। तो इसमें भी एक लोन पेयर है, इसमें भी एक लोन पेयर है, इसका मतलब संरचनाएं भी समान होगी। तो इसीलिए कह रहा है कि द सेंट्रल आइटम इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड कंटेन्स वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेंस इन बोथ द केसेज द स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल पिरामिडल। इसलिए संरचना sp3 के कारण ट्राइगोनल हो जाएगी और ये जो लोन पेयर होगा उसकी वजह से पिरामिड बन जाएगा, तो ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो 63 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। Br03 माइनस तथा XeO3 दोनों आइसो स्ट्रक्चर यानी सम संरचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज ए लीनियर शेप, इनमें से किसका जो है आकृति एक लाइन जैसी है यानी 180 डिग्री का कोण है परमाणुओं के बीच में। तो इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए Br03 और XeO3 की संरचना भी दिखाई गई है 63 नंबर क्वेश्चन में। Br03 माइनस और XeO3 की यहाँ पर देखिए संरचना बनाई गई है। तो 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ी, 1 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, तो निगेटिव चार्ज इसमें आ गया और एक लोन पेयर यहाँ हो गया। इसमें जो है 3 डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ गए तो 6 यूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो एक लोन पेयर यहाँ आ गया। अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 64 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें किसका स्ट्रक्चर रेखीय होगा यानी लिनियर होगा, तो उसको देखते हैं। तो देखिए NO2 माइनस की अगर बात करें तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर निकाल कर देखें तो N 5वें वर्ग में है, 5 और एक निगेटिव है 6/2, तो 3 आ जाएगा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और N आइटम हमारा ये केंद्रीय है, तो N आइटम एंड द प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर ऑन इट NO2 माइनस हैज एंगुलर शेप। तो यहाँ पर देखिए NO2 का अगर हम संरचना बनाएं तो डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन होगी और ये ऑक्सीजन होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। और एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को दबाएगा, तो जब दबाएगा तो ये आकृति कोणीय हो जाएगी, 115 डिग्री का कोण होगा, तो ये कोणीय आकृति होगी NO2 माइनस। अब अगर हम ओजोन की बात करें तो ओजोन की अगर हम आकृति बनाएं तो एक केंद्र में जो है ऑक्सीजन होगी, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ और एक का जो बॉन्ड है वो उपसह संयोजी बंध होगा, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन द्वारा इसको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर भी लोन पेयर होगा, तो जो लोन पेयर होगा वो भी एंगल को दबाएगा, तो 116.8 डिग्री का एंगल होगा और इससे थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा सा अंतर है, तो ये भी वी शेप होगा या एंगुलर शेप कह सकते हैं। अब देखिए SO2 की बात करें तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन ऑफ द 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल SO2 मॉलिक्यूल हैज एंगुलर या वी शेप स्ट्रक्चर। तो अगर हम SO2 की बात करें तो SO2 में भी अगर संरचना बनाए तो सल्फर की 6वें वर्ग का तत्व है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बंध बनाने में यूज हो गए सल्फर के, 2 इलेक्ट्रॉन ये पूरे के पूरे दे दिया इस ऑक्सीजन को, तो 2 2 4 यूज हो गए, 2 बचे तो लोन पेयर। तो ये भी इन बंध को दबाएगा तो आकृति कोणीय हो जाएगी, तो ये जो है कोण जैसा बन जाएगा, तो ये भी कोणीय हो गया, 119.5 डिग्री होगा। अब NO2 प्लस की बात करें तो ये हमारा रेखीय हो जाएगा, क्योंकि प्लस है इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, तो जब लोन पेयर होगा ही नहीं तो दबाने वाला कोई बचेगा नहीं। तो NO2 प्लस की ये देखिए आकृति बनाई गई है,
तो n के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इधर बंद बना लिए और 2 इधर इसने दे दिया इस ऑक्सीजन को, तो ये उपसह संयोजी यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो जितने नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है वो यूज हो गए, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, और एक बचा तो वो बाहर निकल गया है, तभी प्लस आया। तो कोई इन बंद को दबाने वाला नहीं है, इसलिए ये सीधा एक रेखा में रहेंगे। तो इसलिए NO2 प्लस हमारा सरल रेखीय या लिनियर हो जाएगा, इसलिए 64 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 64 का डी ऑप्शन NO2 प्लस जो है लिनियर शेप में हो जाएगा। अब बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की। तो कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज। तो कह रहा है कि कार्बन में जो संकरित कक्षक हैं उनमें विद्युत ऋणात्मकता के क्रम को स्पष्ट कीजिए। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। तो कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता को ध्यान में रख करके ये बताना है कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता का क्रम सही है हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ये हमको बताना है। तो इसको देखते हैं। तो यहां पर देखिए बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम इज नॉट फिक्स्ड। जो कार्बन परमाणु है हमारा उसकी विद्युत ऋणात्मकता फिक्स नहीं है। इट वेरीज विद द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये जो है हाइब्रिडाइजेशन की स्थिति के आधार पर बदलती रहती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इंक्रीजेज एज द s कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इंक्रीजेज। तो ये कह रहा है कि कार्बन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो स्थिर नहीं रहती है। विद्युत ऋणात्मकता यस कैरेक्टर के साथ साथ अलग अलग यौगिकों में बदलती रहती है, और जिसमें यस कैरेक्टर ज्यादा होता है उसमें विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ sp2, यहाँ sp3। तो यहाँ यस और p 2 हैं और दोनों बराबर हैं, इसका मतलब यस जो है 50% अपना प्रभाव रखता है। तो यस कैरेक्टर 50% हो गया। यहाँ पर देखिए यस और p 1 और 2 के रेशियो में हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है यस कैरेक्टर हमारा 33% के आसपास हो गया, 33.33। यहाँ पर यस 1 है, p 3 है, यानी 3 गुना है। तो यहाँ पर जो है ये 3 गुना इसका कैरेक्टर और 3 गुना घट जाएगा। जिसमें 2 गुना घटेगा इसमें 3 गुना, कुल मिला करके इसमें 1:1 का रेशियो है। तो ये सबसे ज्यादा होगा। तो इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका। ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो क्रम है वो इस तरह होगा। तो जिसमें यस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम ज्यादा होगा। तो कुल मिलाकर के 65 का सी ऑप्शन में देखिए sp है, फिर sp2 है, फिर sp3। तो यही क्रम हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है एमंग द फॉलोइंग द पेयर इन विच द 2 स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरली। तो कह रहा है जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा समसंरचनात्मक नहीं है, ये हमको बताना है। तो इसका संरचना बना लें, हाइब्रिडाइजेशन निकालें और संरचना, उसके आधार पर स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा समसंरचनात्मक नहीं है। तो यहां पर देखिए 66 नंबर क्वेश्चन का ए विकल्प करेक्ट है और उसको स्पष्ट यहाँ पर किया गया है कि समसंरचनात्मक कौन कौन से हैं और क्यों है, ये बार बार हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। तो उस हिसाब से देखिए SiF4 हैज सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल। अब देखिए SI चौथे वर्ग का तत्व है, 4 संयोजकताएं मतलब 4 बांध बना सकता है और 4 F के साथ पूरे का पूरा बना लिया। इसका मतलब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, कोई बिना आबंध वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कोई दबाने वाला नहीं है। तो ये सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल होगा, सममित सहित चतुष्फलकीय।
विच इज ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल सिलिकॉन एटम। और जो सिलिकॉन जो केंद्रीय परमाणु उसका संकरण जो है sp3 होगा। अब SF4 की बात करें तो देखिए यस हमारा 6वें वर्ग का तत्व है, 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया 4, क्योंकि एकल आबंध बनता है फ्लोरीन, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, यानी एक लोन पेयर बचेगा। तो ये दबाएगा तो आकृति कुछ अलग होगी, तो इसको देखते हैं। तो SF4 हैज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ऐसी बात तो दबाएगा तो टेट्राहेड्रल तो होगा क्योंकि 4 फ्लोरीन है, लेकिन कुछ सिमेट्रिकल नहीं होगा। डिस्टॉर्टेड मतलब सममित में जो ना हो, इधर उधर दबा होगा इस तरह। और सीसा जियोमेट्री, इसी को सीसा जियोमेट्री भी बोलते हैं, सीसा संरचना। विच एराइज ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन की वजह से उत्पन्न होती है सीसा जियोमेट्री। आप सेंट्रल एटम सल्फर एटम जो होगा। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी हमने बताया कि सल्फर 6वें वर्ग का है, 4 बंध बना लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी एक लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन का है चाहे एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का है या 1 लोन पेयर का है, एक ही बात। तो वही कह रहा है कि 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस सेंट्रल एटम में इन वन ऑफ द इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी जो केंद्रीय परमाणु है उसमें विषुवत रेखीय स्थिति में जो है हमारे ये जो लोन पेयर है एक, वो उपस्थित रहेगा। तो ये संरचना लगभग इस प्रकार से बनेगी, जैसे ये सल्फर है तो एक फ्लोरीन इस तरह हो जाएगी, एक फ्लोरीन इस तरह हो जाएगी और 2 फ्लोरीन इस तरह हो जाएंगे। ये सीसा शेप संरचना है। और यहाँ पे ये लोन पेयर विषुवत रेखी यानी इक्वेटोरियल पोजीशन में हो जाएगा। तो इस प्रकार से संरचनाएं हम लोग बनाते हैं। जब आप बार बार पढ़ेंगे तो इन संरचनाओं के बारे में बड़े अच्छे से स्पष्ट जानकारी आपको पता चलेगी। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पाई पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, किसमें पी पाई और डी पाई बॉन्डिंग होगी। तो इसको स्पष्ट देखते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 67 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसमें पी पाई डी पाई बॉन्डिंग पाई जाएगी, और कैसे पाई जाएगी हम लोग स्पष्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इन सल्फेट एंड द सेंट्रल आइटम सल्फर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो जो सल्फेट आयन था SO4 माइनस जो भी रहा हो, तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, आप निकालेंगे तो निकल के आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर आइटम इन एक्साइटेड स्टेट, तो जो सल्फर आइटम है उसका उत्तेजित अवस्था में, एक्साइटेड का मतलब उत्तेजित अवस्था में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो हम लोग समझ लेते हैं। तो सल्फर की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस तरह से भरे जाएंगे उसको देखते हैं। सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं कुल मिलाकर के। तो 16 इलेक्ट्रॉन को अगर भरें तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 10 2 12 4 यहाँ पर होंगे, 16 पूरे हो जाएंगे। पी में 4 होंगे। तो सल्फर में यस में एक ही कक्षक होता है, तो हमने 3 में एक ही कक्षक बनाया और उसमें इलेक्ट्रॉन भर दिया। दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं, पी में 4 हैं तो 1 2 3 पहले एक एक भर देते हैं और उसके बाद दूसरा भरते हैं, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरह भर जाएगा पी में। डी पूरा हमारा खाली है।
ये हम ग्राउंड स्टेट यानी तलस्थ अवस्था की बात कर रहे हैं, जैसा पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जब उत्तेजित अवस्था आएगी तो उत्तेजित अवस्था में क्या होगा कि ऊर्जा मिलेगी। जब ऊर्जा मिलेगी तो ये P जो है, जो बाहरी कक्षा का जो तीसरी हमारी बाहरी कक्षा है, उसमें यस से P वाले की कुछ ऊर्जा ज़्यादा है, तो ज़्यादा ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा ले करके ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा D वाले में उछल के चला जाएगा। इसलिए इसको एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था कहते हैं। तो ये जो यहाँ था वही उछल के यहाँ आ गया है, इसलिए इधर नहीं बनाया गया, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट यानी उत्तेजित अवस्था का चित्र बनाया है, तलस्थ अवस्था का नहीं बनाया है। ये तलस्थ अवस्था का चित्र था, इसमें इसको हटा दिया जाए अगर और इसको यहाँ पर इस प्रकार बना दिया जाए तो यही तलस्थ अवस्था हो जाएगी। तो एक्साइटेड स्टेट में चूंकि ये P वाला D में चला गया, इसलिए P पाई D पाई बॉन्डिंग हमारा ये सल्फाइड आयन शो करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब नीचे पढ़ लेते हैं क्या स्थिति है। तो कह रहा है द 3p इलेक्ट्रॉन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स विद 3 ऑक्सीजन एटम। तो 3 जो है, जो p इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ विद 1 पोजीशन ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। कुल मिला के ऐसी पोजीशन होते हैं जिससे टेट्राहेड्रॉन यानी चतुष्फलकीय संरचना बन जाती है। बीइंग ऑक्युपाई बाय ये लोन पेयर, जो ये आकृति है ये लोन पेयर यानी बिना आबंधी इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो है बनती है। आगे कह रहा है द डी इलेक्ट्रॉन एक्सक्लूडेड फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन। जो डी इलेक्ट्रॉन है इसको भी अगर हम कंसीडर करें हाइब्रिडाइजेशन में तो फॉर्म पाई बॉन्ड विद 1 ऑक्सीजन एटम। तो एक ऑक्सीजन एटम के साथ ये पाई बॉन्ड बनाता है, दैट इज P पाई D पाई बॉन्डिंग आकर्ष, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि यहाँ पर P पाई D पाई बॉन्डिंग पाई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो पाई वाले हैं, P वाले ऑर्बिटल वाले हैं 1 2 3, तो ये सिंगल बॉन्ड बनाए, और ये एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, तो एक ये P वाला है और एक ये D वाला पाई बॉन्ड बना लिया। जाहिर सी बात है, हमने सीखा है कि जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सब सिग्मा होते हैं, और अगर सिंगल से कुछ ज़्यादा बॉन्ड है तो एक के अलावा सब पाई होते हैं। तो एक इसमें सिग्मा हो जाएगा, बाकी ये पाई हो जाएगा। तो एक सिग्मा ये हो जाएगा, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये पाई हो जाएगा। तो P पाई ये सिग्मा बॉन्ड पाई की वजह से है, और पाई बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड P कक्षक की वजह से है, और ये पाई बॉन्ड D कक्षक की वजह से। तो इसलिए ये P पाई D पाई बॉन्डिंग हमारा SO3-2 शो करेगा। तो 67 का B वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 आर आइसो स्ट्रक्चर। तो कह रहा है जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से 2 हमारे सम संरचनात्मक हैं, तो उनके बारे में हमको बताना है। तो जब चित्र बनाएंगे तभी स्पष्ट रूप से हम लोगों को पता चल पाएगा। तो इनका चित्र देखते हैं। अब देखिए 68 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जिसमें XeF2 और IF2- आते हैं। तो क्या रहा है, कंपाउंड हैविंग सेम शेप विद सेम हाइब्रिडाइजेशन आर नोन एज आइसो स्ट्रक्चर। तो वो यौगिक जिनका आकृति समान होती है और संकरण भी समान होता है, तो उनको हम सेम शेप वाला मानते हैं। तो यहाँ पर XeF2 और IF2- में दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और दोनों लीनियर मॉलिक्यूल है। तो इन बातों को ध्यान देना है कि शेप कब कहेंगे कि आकार सेम है, तब कहेंगे जब संकरण और आकृति दोनों एक ही हो। तो इन दोनों में देखिए संकरण sp3d है और आकृति लीनियर है दोनों की, इसलिए दोनों सेम शेप के हो जाएंगे। तो 68 का ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, जिसमें XeF2 और IF2- रखे गए हैं। अब इनका आप चित्र बनाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार लोन पेयर बॉन्ड पेयर बना करके आकृति हम लोग बना सकते हैं। अब 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
69 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द बॉन्ड लेंथ बिटवीन हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम एंड अदर कार्बन आइटम इज मिनिमम इन। तो कह रहा है कि जो 4 विकल्प हमको दिए गए हैं इनमें से जो हाइब्रिड कार्बिटन संकरित कार्बन है उसमें से किसमें जो है बॉन्ड लेंथ यानी बंध की लंबाई सबसे कम है, ये हमको बताना। तो ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, अब दोबारा आया है, इसको देखते हैं। तो 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो जाहिर सी बात है कि सिंगल बॉन्ड है तो 1.54 एंगस्ट्रॉम है, डबल बॉन्ड है तो उससे कम है 1.34 एंगस्ट्रॉम, ट्रिपल बॉन्ड है तो और कम है 1.20 एंगस्ट्रॉम। इसको इस तरह समझिए कि एक रेखा है, ये रेखा, इसके 2 भाग करके एक साथ रख दिया तो डबल बॉन्ड बना, तो लंबाई और कम हो गई ना। अकेली थी तो कितना लंबाई थी, काट के लकड़ी है, काट के इसके 2 रख देंगे तो लंबाई कम हो जाएगी, तो 2 काट के रखा तो कम हो गई। अब इसी के 3 भाग में काट के रख देंगे अगर इस तरह से, बीच वाली को इसको फिर इसको और लंबाई कम होगी तो 3 बॉन्ड वाला और कम हो गया। तो कुल मिला के जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ते जाएंगे लंबाई बंध की घटती जाएगी। तो सिंस प्रोपाइन जिसमें 3 बंध होंगे, देखो एल्केन एल्कीन एल्काइन 3 होते हैं। एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड वाला, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड वाला, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो 3 कार्बन है तो प्रोपाइन बोलेंगे, एल्काइन हमने जनरल बताया। तो चूंकि इसमें 3 आबंध है इसलिए बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो ये 3 बॉन्ड वाला बी में है, इसलिए 69 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp2 संकरण इनमें से किसमें है, निकाल करके देख लीजिए। बार बार निकाल के बताने की जरूरत नहीं है, इतनी बार बताया गया है, अब अपने से निकालने का प्रयास करें। तो यहाँ पर देखिए 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए BCl2 Li B दूसरे ग्रुप का है तो 2 और ये 2 सिंगल वाले हैं तो 4/2 तो 2 आएगा sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, 2 का sp। इसी प्रकार C2H2 में 2 आ जाएगा एंड C2H6 में sp3 आ जाएगा, C2H4 में sp2 आ जाएगा। तो BCl2 और C2H2 हमारे sp हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। तो 70 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 70 का डी में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, C2H2 में sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, BCl2 में sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, C2H6 में sp3 होगा। तो sp2 किस में है, C2H4 में। 70 का बी ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 71 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो 71 नंबर क्वेश्चन से अब हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक।